सभी को गुड इवनिंग। आज की जो क्लास स्टार्ट होगी उसका जो टॉपिक होगा वो होगा एक तो मेटलर्जी और दूसरा टॉपिक होगा रेडॉक्स रिएक्शन। क्योंकि मेटलर्जी में से एक क्वेश्चन आता है और रेडॉक्स रिएक्शन में से दो क्वेश्चन आते हैं। अभी तक जो हमने टॉपिक पढ़े उन टॉपिक्स में अगर हम बात करें, हमने केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पढ़ लिया, हमने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ लिया, हमने पॉलीमर पढ़ लिया और लास्ट क्लास में हमने सरफेस केमिस्ट्री पढ़ा था। मेरी जो ये क्लास है इसका पर्टिकुलर नाम ही आप ये मान के चलें खाने वाली क्लास रहेगा, क्योंकि आपको ये क्लास उसी टाइम देखनी है जब आप खाना खा रहे बार बार। आज की जो क्लास है उसको लेने से पहले एक बात दिमाग में जरूर अपने ये रखें कि जो कल पेपर आया किसका, वनपाल वाला, उसके अंदर साइंस का लेवल बहुत अच्छा लेवल था। जैसे कल का एक क्वेश्चन जो अपन ने लिया बायोमोलिक्यूल्स में, इस खाने वाली क्लास में से लिया था एक छोटा सा क्वेश्चन, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में इनमें से कौन सा कैटायनिक डिटर्जेंट है, वो क्वेश्चन वैसा की वैसा आया था। इसके अलावा कौन सा उदासीन एमिनो एसिड्स है, ये वाला क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर जो 7 की सीट है उसमें से आया था। तो उस पेपर को देखने के बाद ये तो कंफर्म हो गया कि जो रीट मेन का पेपर होगा उसका लेवल थोड़ा अच्छा होगा। उसके लिए हमारी जो प्रिपरेशन है वो बाद में है। अभी जो हमारी प्रिपरेशन है 1.5 महीने की, वो सिर्फ इतनी सी है कि अभी हमें हमारा पूरा जो फोकस है वो सेकंड गेट पर करना है। सेकंड गेट साइंस पर हमें पूरा फोकस करना है। आज के जो क्वेश्चंस है वो नॉर्मल क्वेश्चन है। कोशिश यही करूंगा कि आप उन क्वेश्चंस को इजीली याद कर लें और इन क्वेश्चन को अगर आप बार बार रिवाइज करेंगे तो थोड़े समय बाद आपको ये क्वेश्चन अपने आप याद होने लगेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कई बार लगातार एग्जामिनर ने पूछा कि इनमें से मैलेकाइट किसका अयस्क है। तो देखिए ध्यान रखें, मैलीकाइट किसकी है। मैलीकाइट, मैली मतलब मैली, गंदी, गंदी यानी काइट, मैलेकाइट, मैलीकाइट। तो जो मैलेकाइट है, जो गंदी पतंग है, वो ऐसे याद करें, गंदी पतंग कॉपर का अयस्क है, मैलेकाइट कॉपर का अयस्क है। और कॉपर के आपको 4 अयस्क याद करने हैं। सबसे पहला अयस्क यहां पर आया मैलेकाइट। देखिए आपसे जो सेकंड ग्रेड लेवल पर क्वेश्चन आएगा वो इसी तरह का आएगा, इनमें से ये किसका अयस्क है। अभी ध्यान रखें, अभी बार बार मैं रिपीट करूंगा, मैलेकाइट अयस्क आपसे 4 बार पूछा जा चुका। मैलेकाइट क्या है? मैलेकाइट क्या है? कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। मैलेकाइट क्या है? कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट, ये आपका क्या है? मैलेकाइट है। एक और पूछता है एज्यूराइट। ऐसे सोचे, मैली पतंग, कॉपर की मैली पतंग, मैं सही बोल रहा हूं? कॉपर की मैली पतंग एज्यूराइट। जो एज्यूराइट और मैलेकाइट है उसमें क्या अंतर है? मैलेकाइट में कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट है, लेकिन जो एज्यूराइट नाम का जो अयस्क होता है वो भी कॉपर का अयस्क है। फर्क यह है कि उसमें कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ 2 कॉपर कार्बोनेट। तो मेरे समझ में आ गया होगा, जो मैलेकाइट है उसमें कॉपर हाइड्रोक्साइड कॉपर कार्बोनेट 1:1 में है, जबकि जो एज्यूराइट है, जो एज्यूराइट है, एज्यूराइट, हाँ आप सही हो, एज्यूराइट, इसके अंदर क्या है ये भी एग्जामिनर आपसे फर्स्ट ग्रेड में पूछ चुका। एज्यूराइट कॉपर का अयस्क है, बस फर्क क्या है? कॉपर हाइड्रोक्साइड और उसमें कॉपर कार्बोनेट के कितने मोल है? 2 मोल है। जबकि मैलेकाइट क्या है? कॉपर हाइड्रोक्साइड कॉपर कार्बोनेट। कुल मिलाकर कॉपर के 4 अयस्क याद करने हैं। पहला अयस्क कौन सा याद किया? मैलेकाइट। दूसरा अयस्क कौन सा याद किया? एज्यूराइट। तीसरा अयस्क अभी हम बात करेंगे कॉपर ग्लांस की, और चौथे अयस्क की हम बात करेंगे चाल्कोसाइट। 4 अयस्क ऐसे याद करें, कॉपर चालू है, कॉपर की साइट चालू है, कॉपर की साइट चालू है, कॉपर की साइट मैली है, और एज्यूराइट, आप सही कह रहे हो सर, ये सारे के सारे अयस्क किसके हैं? कॉपर। तो पहला आंसर आपके समझ में आ गया होगा, मैलेकाइट किसका अयस्क है? आप कहेंगे कॉपर का अयस्क है। दूसरा क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आरपीएससी 2 बार पूछ चुकी। क्या चीज है समझे। इस दूसरे नंबर के क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि जब हम अयस्क को बाहर निकालते हैं तो उस अयस्क के साथ मिट्टी लगी रहती है, अयस्क के साथ चूने के पत्थर लगे रहते हैं, ऐसी अशुद्धियां लगी रहती है, उन अशुद्धियों को बोला जाता है गैंग, गैंग, या बोला जाता है अधातु, या बोला जाता है अधातु, गैंग या अधातु। वापस सुने, होता क्या है, जो हम अयस्क बाहर निकालते हैं तो उसके साथ कुछ अशुद्धियां लगी हुई होती हैं,
और वो जो अशुद्धियां होती हैं वो अगलनीय अशुद्धियां होती है, उन अगलनीय अशुद्धियों को हम क्या कहते हैं, अधात्री कहते हैं या गैंग कहते हैं। इन अगुलनीय अशुद्धियों को या अधात्री को दूर करने के लिए जो चीज इसमें मिलाई जाती है उसे हम गालक कहते हैं, उसे हम गालक कहते हैं, उसे हम गालक कहते हैं। वापिस सुने, जो हमने एस्क बाहर निकाला उसमें अशुद्धि लगी हुई है। भाई मिट्टी में से निकालोगे तो अशुद्धि तो लगी आएगी, और कौन सी अशुद्धि, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, उसमें मिट्टी लगी आ सकती है, चूने का पत्थर लगा आ सकता है, उस अशुद्धियों को हम क्या कहते हैं, अधात्री कहते हैं। उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो चीज उसके अंदर मिलाई जाती है उसे क्या कहते हैं, गालक कहते हैं। और गालक को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, फ्लक्स कहा जाता है। इन दोनों की रिएक्शन से जो चीज बनती है उसे कहा जाता है धातुमल, उसे कहा जाता है धातुमल, उसे कहा जाता है धातुमल। अब क्या है, दो तरह की अशुद्धियां हो सकती है, यानी जो हमारा ऑक्साइड हमने बाहर निकाला उसके साथ दो तरह की अशुद्धियां हो सकती है, या तो उसमें अम्लीय अशुद्धि हो सकती है या क्षारीय अशुद्धि हो सकती है। अगर अम्लीय अशुद्धि है तो उसको दूर करने के लिए क्षारीय गालक मिलाते हैं, और क्षारीय अशुद्धि है तो उसको दूर करने के लिए क्या मिलाते हैं, अम्लीय गालक मिलाते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। अब यही क्वेश्चन आपसे आरपीएससी ने पूछा, वो पदार्थ जो गैंग, गैंग का मतलब अधात्री के साथ मिलाए जाते हैं ताकि गलनीय पदार्थ बन जाए, ताकि गलनीय पदार्थ बन जाए। जो आपने अधात्री के साथ मिलाया वो पदार्थ क्या कहलाता है, उसे गालक कहते हैं। गालक को ही इंग्लिश में क्या कहा जाता है, फ्लक्स कहा जाता है। इस स्लैग तो इस धातु मल को कहते हैं। एस और उत्प्रेरक हो नहीं सकता, या तो आंसर फ्लक्स होगा या स्लैग होगा। मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 2 आपके समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से जिंक का वो कौन सा अयस्क है जो कार्बोनेट फॉर्म में है, जिंक का वो कौन सा अयस्क है जो कार्बोनेट फॉर्म में है। पहली चीज है जिंक ब्लेंड, जिंक सल्फाइड जिंक ब्लेड कहलाता है, जिंक सल्फाइड जिंक ब्लेड कहलाता है। जिंकाइट जिंक ऑक्साइड जिंकाइट कहलाता है, जिंक ऑक्साइड जिंकाइट कहलाता है। जो कैलामाइन होता है ना, कैलामाइन, कैलामाइन का है ये जो सुंदरता बढ़ाने के लिए, या कैलामाइन में जनरली यूज करूं, जो हमारी ये धूप की क्रीम होती है, धूप में ना जाओ धूप लग जाएगी, बस उसी गाने पे तो वो महिलाएं एक पोत लेती हैं कुछ, तो उसमें कैलामाइन ही होता है। और वो जो कैलामाइन है उसका फॉर्मूला होता है जिंक कार्बोनेट। कैलामाइन, कैलामाइन जिंक कार्बोनेट, काले होने से बचाएगा, जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, कैलामाइन। तो आपसे पूछा गया कि इनमें से जिंक का कौन सा कार्बोनेट अयस्क है, तो क्या है, कैलामाइन। कैलामाइन का फॉर्मूला क्या है, जिंक कार्बोनेट। जिंक ब्लेड क्या है, जिंक सल्फाइड। और जिंकाइट क्या है, जिंक ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, हाल में आरपीएससी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। ध्यान रखें, इस तरह के क्वेश्चन पर 3 तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहला आपसे क्वेश्चन पूछा उसने OF2, ये आपसे पूछा था फर्स्ट ग्रेड में, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में ऑक्सीजन पर ऑक्सीकरणांक क्या होता है। ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में ऑक्सीजन पर ऑक्सीकरणांक क्या होता है। आप सबको पता है कि जो अलग अलग हैलोजन है वो अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा सकते हैं, लेकिन फ्लोरीन जो होती है उसके ऊपर एकमात्र -1 ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है। उसका कारण क्या होता है, आपको पता है कि फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व है, वो इलेक्ट्रॉन देने का तो सवाल ही नहीं उठता, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इसीलिए इसके ऊपर चार्ज कैसा आता है, नेगेटिव आता है। अगर आप ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड को स्ट्रक्चर से देखना चाहें, ऑक्सीजन के साथ 2 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, ऑक्सीजन के साथ 2 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, ये ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड है। 3 तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है, तीनों तरह के क्वेश्चंस को आप ध्यान से सुने। ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में ऑक्सीजन पर ऑक्सीकरण अंक बताएं। अब आप सबको पता है फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा, फ्लोरीन खींचेगा तो फ्लोरीन पर -1, फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा तो फ्लोरीन पर कितना, -1। क्योंकि इसने इससे इलेक्ट्रॉन खींचा है तो इस बॉन्ड के कारण इस पर चार्ज कितना आएगा, +1। इसने इससे इलेक्ट्रॉन खींचा है, इस बॉन्ड के कारण इस पर चार्ज कितना आएगा, +1। तो नेट चार्ज इस ऑक्सीजन पर कितना आएगा, +2। तो ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में ऑक्सीजन पर जो ऑक्सीकरण अंक होता है वो कितना होता है, +2। पहला क्वेश्चन। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, आप चाहो तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे कि मुझे ऑक्सीजन पर ऑक्सीकरण अंक निकालना है तो x, फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, फ्लोरीन पर हमेशा हमेशा कितना ऑक्सीकरण अंक होता है, -1। तो 1 फ्लोरीन पर -1 तो 2 फ्लोरीन पर -2, दोनों का बीजगणितीय योग कितना हुआ, 0। तो x बराबर कितना हुआ, +2। दूसरे तरीका। तीसरा तरीका यूं भी सोच सकते थे, OF2 है, उदासीन है, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। 1 फ्लोरीन पर -1 तो 2 फ्लोरीन पर कितना हुआ, -2। तो ऑटोमेटिक इस ऑक्सीजन पर चार्ज कितना होगा, +2। इन 3 तरीके से क्वेश्चन को कर सकते थे। तो आपसे पूछा गया ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में ऑक्सीजन पर ऑक्सीकरण कितना होता है, तो आंसर +1। इसी साल फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया
फ्लोरीन, जो फ्लोरीन है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता, फ्लोरीन केवल एक ही तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, वो है -1। तो उसका कारण क्या है? तो आप बताओगे कि फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व है, वो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, बिंदास से अपनी ओर खींचेगा। यही कारण है कि उसके ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर कितना मिलेगा? -1। ये क्वेश्चन आपसे पिछली बार पूछा गया, डाई ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर से देखें, ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा ऑक्सीजन, फ्लोरीन हमेशा किनारे पर, फ्लोरीन हमेशा किनारे पर, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 और फ्लोरीन हमेशा किनारे पर। अब आपको पता है, अब आपको खुद को ही पता है, दोनों तरह से बताऊंगा। अब आपको खुद को पता है कि जो ये ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन पर इस ऑक्सीजन के कारण चार्ज नहीं आ सकता क्योंकि दोनों की विद्युत ऋणता बराबर है। लेकिन हाँ, फ्लोरीन विद्युत ऋणी तत्व है, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इस फ्लोरीन पर चार्ज -1 और इस ऑक्सीजन पर चार्ज कितना? +1। इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता बराबर है, तो इस ऑक्सीजन पर इस ऑक्सीजन के कारण तो कोई चार्ज आएगा नहीं, लेकिन इस ऑक्सीजन से कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा? फ्लोरीन। तो इस फ्लोरीन पर चार्ज -1, इस ऑक्सीजन पर कितना? +1। इसीलिए इस ऑक्सीजन पर ऑक्सीकरण कितना होगा? +1। पहला तरीका। साहब मैं इस तरीके से गुरुजी दिक्कत आती है बनाने में, चलो अपना वैसे ही लगा लो। O2F2, 2 ऑक्सीजन पर कितना? -2, तो 2 ऑक्सीजन पर कितना? +2। हमेशा ऑक्सीकरण के एक ऑक्सीजन पर निकलता है कितना? +1। आगे समझिए। तो डाई ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड में ऑक्सीजन पर जो ऑक्सीकरण है वो कितना है? +1। फिर वही क्वेश्चन बार बार आया, इनमें से कॉपर का ऑक्साइड है, इनमें से कॉपर का एस्क है। ये क्वेश्चन ऐसे था, इनमें से कॉपर का एस्क है। तीसरा एस्क जो याद करना है वो है क्यूप्राइट। क्यूप्राइट देखो खुद ही कह रहा है क्यूप्रस, मेरे में कॉपर है, मेरे में कॉपर है। क्यूप्राइट, क्यूप्राइट, क्यूप्रस है, कॉपर है, क्यूप्राइट। Cu2O, क्यूप्रस ऑक्साइड को क्यूप्राइट कहते हैं, क्यूप्रस ऑक्साइड को क्यूप्राइट कहते हैं, और इसी को ही रूबी कॉपर कहा जाता है। क्यूप्रस ऑक्साइड को क्यूप्राइट कहते हैं। खुद कह रहा है क्यूप्राइट, कॉपर, कॉपर का यह फॉर्म है क्यूप्राइट। एक पड़ा मेलेकाइट, एक पड़ा मेलेकाइट, एक पड़ा एजूराइट। मेलेकाइट में दोनों 1:1 में, एजूराइट में कॉपर हाइड्रोक्साइड 1 है, कॉपर कार्बोनेट 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर का एस्क कौन सा है? वही क्वेश्चन बार बार, अब तो रट जाना चाहिए। कॉपर का एस्क तो कौन सा है? मेलेकाइट। अभी बताया, धूप में ना जाया करो, कैलेमाइन, जिंक कार्बोनेट, काले पड़ जाओगे, जिंक कार्बोनेट। मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट नाम बोल रहा है, मैग्नेट यानी लोहे से संबंधित मैग्नेट होता है Fe3O4। सिडेराइट Fe कार्बोनेट, धातु का कार्बोनेट सिडेराइट है। धातु का कार्बोनेट, आयरन का कार्बोनेट सिडेराइट है। जिंक का कार्बोनेट कैलेमाइन है, जिंक का कार्बोनेट कैलेमाइन है। जिंक का लेप लगाया करो, धूप में जाने से पहले मुल्तानी मिट्टी मत लगाओ, जिंक कार्बोनेट लगाओ। सिडेराइट क्या है? आयरन का कार्बोनेट। और मैग्नेटाइट, मैग्नेट है मेरे में, मैग्नेट मतलब लोहा है मेरे में, Fe3O4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कॉपर के शुद्धिकरण पर आधारित क्वेश्चन है, आप सबने पढ़ा होगा। धातु का शुद्धिकरण हम कैसे करते हैं, क्या करते हैं इसके शुद्धिकरण के लिए? इस तरीके से, जैसे मान लीजिए आपने प्रोसेस अपनाए, एस्क लिया कॉपर का, क्यूप्राइट हो सकता है, Cu2O, मेलेकाइट हो सकता है, और आपका तीसरा कौन सा? एजूराइट हो सकता है। सिडेराइट तो आयरन का है। मैग्नेटाइट तो खुद ही कह रहा है कि मैं तो लोहे का हूं, Fe3O4 हूं। हेमेटाइट और आएगा Fe2O3। अब जो कॉपर का शुद्धिकरण कैसे करते हैं, जो लास्ट स्टेप होती है, तो आपने सबने पढ़ा भी होगा इस तरीके से। 2 तरह के कॉपर काम में लेते हैं। ब्लिस्टर का मतलब होता है शुद्ध। कॉपर का शुद्धिकरण कैसे करते हैं? एक धातु, तो एक जो इलेक्ट्रोड है वो तो है एनोड, दूसरा इलेक्ट्रोड है कैथोड। एनोड किसका बना होता है? एनोड बना होता है अशुद्ध कॉपर। ये यहां काम में लोगे आप अशुद्ध कॉपर। कैथोड किसकी बनी होती है? कई बार पूछ चुके, कैथोड पर क्या काम में लोगे? शुद्ध कॉपर। ठीक है, ये आपका एक तरीके का क्या हो गया? वैद्युत अपघटनी सेल हो गया। ये वैद्युत अपघटनी सेल है, ये एनोड है, ये कैथोड है। वो बात की बात है, हम इनको बैटरी से जोड़ देंगे, वो बात की।
अब आप सबको पता है वैद्युत अपघटनी सेल में वैद्युत अपघट्य भरा होता है, तो यहां जो हम वैद्युत अपघट्य काम में लेते हैं वो काम में लेते हैं कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट आपको देता है Cu+2 और साथ में कौन सा आयन मिलता है SO4-2। कॉपर सल्फेट का विलयन यहां पर किसका काम करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का काम करता है। हमेशा रिएक्शन एनोड पर पहले होती है, हमेशा रिएक्शन पहले एनोड पर होती है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, आपको पता है कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है। एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि यहाँ जो अशुद्ध कॉपर, अशुद्ध कॉपर का मतलब कॉपर तो है ही भाई और अशुद्धि भी है, तो जो कॉपर है Cu जो है उसका ऑक्सीडेशन होगा, और आपको पता है कॉपर का जब ऑक्सीडेशन होगा तो Cu क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर किस में बदल जाता है, Cu+2 में। थोड़ा बहुत सबको आइडिया होना चाहिए। एनोड पर क्या होता है, एनोड पर जो ये कॉपर है इस पर ऑक्सीडेशन होता है और कॉपर Cu+2 के रूप में इस विलयन में आ जाता है, कॉपर Cu+2 के रूप में इस विलयन में आ जाता है और इलेक्ट्रॉन यहां रॉड पर रह जाता है। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कॉपर कन्वर्ट होता है कॉपर+2 में और कॉपर+2 इस विलयन में आया और इलेक्ट्रॉन यहीं त्यागे रहे। अब आपको पता है कैथोड है ये, अब ये जो कैथोड है इस पर अपचन होता है, तो ये जो कॉपर+2 ये कैथोड पर जाएंगे और कैथोड पर क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉनों को गेन करके किसके रूप में बदलेंगे, कॉपर के रूप में बदलेंगे। अब आपसे यही क्वेश्चन आरपीएससी पिछली बार पूछा गया कि ब्लिस्टर कॉपर, ब्लिस्टर कॉपर का मतलब है अशुद्ध कॉपर, उसका हम वैद्युत अपघटनी विधि से शुद्धिकरण करना चाहते हैं, तो कौन सा कथन सही नहीं है। नंबर 1, एनोड अशुद्ध कॉपर का बना है, बिल्कुल सही है। कैथोड शुद्ध कॉपर का बना है, बिल्कुल सही है। कॉपर सल्फेट का विलयन वैद्युत अपघटनी होता है, बिल्कुल सही है। एनोड पर ये वाली अभिक्रिया नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन है, Cu+2+2 इलेक्ट्रॉन से बना कॉपर सॉलिड, ये एनोड की अभिक्रिया नहीं है, ये अभिक्रिया कैथोड की। एनोड की अभिक्रिया तो क्या है कि Cu 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर Cu+2 में बदलेगा। अब जो ये Cu+2 है वो आपको पता है कैथोड पर जाएगा, वहां 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें बदलेगा, कॉपर सॉलिड में। तो ये जो रिएक्शन है वो एनोड की नहीं है बल्कि किसकी है, कैथोड की, इसीलिए इसका आंसर क्या गया, चौथा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, पिछली बार आपसे ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में पूछा गया था, थोड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ये कहता है सिल्वर नाइट्रेट का विलयन है AgNO3, हम इसके अंदर कॉपर की छड़ डालते हैं, 10th बेस का क्वेश्चन है, आपने रीट का एग्जाम दिया है तो एटलीस्ट ये सारी चीजें तो आपको आनी चाहिए। ये कहता है कि सिल्वर नाइट्रेट का विलयन है, अब हम उसके अंदर कॉपर की छड़ डालते हैं तो जो विलयन है वो कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। अब आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आनी चाहिए और आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद आनी चाहिए और आपको याद आना चाहिए छापा, CHAPA, छापा CHAPA, कॉपर Hg Ag प्लेटिनम औरम, छापा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये कहती है कि जो ऊपर स्थित धातु हैं वो एनोड का काम करेगी, नीचे स्थित धातु कैथोड का काम करेगी। ये है Ag+, ये कैथोड का काम करेगा, ये टेबल में नीचे आ रहा है। कॉपर किसका काम करेगा, एनोड का, कॉपर एनोड का काम करेगा। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, कॉपर क्या करेगा, ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन का त्यागना। कॉपर कितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, 2, और कॉपर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, Cu+2 में। त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों को कौन ग्रहण कर लेगा, 2Ag+, 2Ag+ किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, 2Ag+ में, और कॉपर+2 इस NO3- के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, CuNO3- CuNO3 का होल स्क्वायर। यहां कॉपर पर ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता है कितना है, 0। यहां कॉपर पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2। ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। अब इस क्वेश्चन को देखें, सिल्वर नाइट्रेट का विलयन, कॉपर की छड़ डाल दी तो विलयन का रंग नीला क्यों हो जाता है, आपको पता है विलयन का रंग हमेशा नीला Cu+2 आयन के कारण होता है। तो जो कॉपर है वो Cu+2 आयन में बदल जाता है, यानी कॉपर का क्या हो जाता है, कॉपर का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। और यहां Ag+ से Ag बना, यहां ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आई तो इसका तो रिडक्शन होता है, जबकि इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। सबने सुना होगा फैन का मतलब होता है झाग, याद करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। झाग प्लवन विधि, जो हम अयस्क प्राप्त करते हैं उनका जब हम सांद्रण करते हैं, सांद्रण का मतलब उसमें से मोटी मोटी अशुद्धियां दूर करते हैं, तो उसको दूर करने की जो विधियां हैं वो सांद्रण विधियां कहलाती है, जिनमें एक विधि होती है झाग प्लवन विधि। और सबने पढ़ा होगा झाग प्लवन विधि कौन से अयस्कों के लिए काम में ली जाती है, सल्फाइड अयस्कों के लिए। इसमें क्या होता है कि जो सल्फाइड अयस्क होती है, मतलब झाग प्लवन विधि में आपने पढ़ा भी होगा इस तरीके से, झाग प्लवन विधि में हम क्या करते हैं, सल्फाइड अयस्क ले लेते हैं।
एस को पीस लेते हैं, चूरा कर लेते हैं, इसमें पानी डाल देते हैं और तेल डाल देते हैं। कॉन्सेप्ट इतना सा होता है कि जो पानी है, पानी एस के साथ भीगकर, मतलब जो तेल है, तेल इस सल्फाइड एस के साथ भीगकर ऊपर आ जाता है। यानी इसका कॉन्सेप्ट इतना सा है, जैसे सल्फाइड एस के, सपोज करो समझने के लिए हमने लिया क्यूप्रस सल्फाइड, ये सल्फाइड एस है। अब इसके अंदर कोई अशुद्धि है, मैं ये चाहता हूं कि वो अशुद्धि नीचे बैठ जाए, तो हम क्या करते हैं, इसमें पानी मिला लेते हैं, तेल मिला लेते हैं। ये जो क्यूप्रस सल्फाइड है ना, क्यूप्रस सल्फाइड, ये तेल के साथ भीगता है और ये ऊपर आ जाता है यहाँ, और अशुद्धियां पानी के साथ भीगकर कहां रह जाती है, नीचे। तो याद करें, झाग प्लवन विधि कौन से एस के लिए लगाई जाती है, सल्फाइड एस। वापिस वही क्वेश्चन, इनमें से कॉपर का कौन सा खनिज है, अब तो रट गया होगा, कैलेमाइन, धूप में ना जाए, जिंक कार्बोनेट, हेमाटाइट नहीं, हेमेटाइट है, गलती से टाइप है, हेमेटाइट, हेमेटाइट Fe2O3, हेमेटाइट आयरन का एस, मेलेकाइट आंसर है क्योंकि कॉपर का एस, क्रायोलाइट होता है एल्युमिनियम का एस, Na3Al6, क्रायोलाइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये वाला जो क्वेश्चन आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा गया और थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था। आपको यह सोचना था कि कॉपर का एस है, उसमें कोई अशुद्धि मिली हुई है। अभी मैंने क्वेश्चन में बताया था अधात्री, कॉपर के एस में कोई अधात्री है, मुझे उसको दूर करना है, उसके लिए मुझे उसमें गालक मिलाना, तो मैं उसके अंदर कौन सा गालक मिलाऊं ताकि वो धातुमल बना। अब आपको पता है कि इसके अंदर या तो अम्लीय अशुद्धि हो सकती है या क्षारीय अशुद्धि हो सकती है, दो अशुद्धियां हो सकती है। या तो इसमें कॉपर के एस में अम्लीय अशुद्धि हो सकती है, उस अम्लीय अशुद्धि को अगर दूर करना है तो कौन सा गालक मिलाना पड़ेगा, क्षारीय गालक मिलाना पड़ेगा। अब सोचो, चूने का पत्थर कैल्शियम ऑक्साइड, एल्मुना Al2O3, और चूने का पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन मिलेगा गर्म करने से कैल्शियम ऑक्साइड, और बिना बुझा चूना भी कैल्शियम ऑक्साइड। जबकि सिलिका क्या है, अधात्विक ऑक्साइड। यह धात्विक ऑक्साइड है, इसकी प्रकृति क्षारीय। यह धात्विक ऑक्साइड है, इसकी प्रकृति क्षारीय। यह धात्विक ऑक्साइड है, इसकी प्रकृति क्षारीय, यानी ये क्षारीय गालक, ये क्षारीय गालक, ये क्षारीय गालक। सिलिका अम्लीय गालक। इसका मतलब ये तीन ऑप्शन तो हो नहीं सकते, क्योंकि ये तीनों तो एक जैसे हो गए। आंसर सिलिका। क्यों? क्योंकि ये अम्लीय गालक है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर का जब हम निष्कर्षण करते हैं, तो जब कॉपर का जो एस होता है उसके अंदर क्षारीय अशुद्धि होती है, और कौन सी अशुद्धि होती है उसमें, FeO की। उसको दूर करने के लिए इसके अंदर क्या मिलाया जाता है, SiO। वापिस वही बार बार क्वेश्चन मेरा, इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है। एल्युमिनियम का एस, बॉक्साइट बिल्कुल सही है, बॉक्साइट बॉक्सिंग करनी है, Al2O3 .2H2O, ये आप सबको पता है क्या है, ये बॉक्साइट का सूत्र होता है, Al2O3 .2H2O। सर ने इतनी बार बता दिया, हेमाटाइट नहीं है, हेमेटाइट है, Fe2O3। सिडेराइट हमने पढ़ा था, आयरन के कार्बोनेट, सिडेराइट। एजुराइट अभी पढ़ा था, एजुराइट तो किसका है, एजुराइट तो किसका है, कॉपर का एस है, एल्युमिनियम का एस करेंगे। इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है, अभी बताया था, मैग्नेट लोहे का सही है, Fe3O। अब तो खूब याद हो गया, मेलेकाइट ग्रीन कॉपर का, COH का होल ट्वाइस .CuCO3। कोरंडम Al2O3, देखिए Al2O3 एल्युमिनियम का एस, कोरंडम, ये तो कोरंडम है, लेकिन इसके साथ 2 H2O और जुड़ जाए तो वो बॉक्साइट। अब ये भी कहा था चालकोसाइट, चालाक कौन है, कॉपर के, कॉपर ही मैला है, कॉपर ही चालाक है। चालकोसाइट कॉपर का एस है, Cu2S, क्यूप्रस सल्फाइड को ही चालकोसाइट कहते हैं। ये क्या होता है, लास्ट में जब हमें मेटल प्राप्त हो जाती है तो अंतिम स्टेप में उसका शुद्धिकरण करते हैं। तो आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि सेमीकंडक्टर का शुद्धिकरण किससे होता है। जो हमारे अर्धचालक होते हैं उनको अगर हमको प्राप्त करना है 100% प्योर, तो जो लास्ट में जो शुद्धिकरण की विधि होती है वो कौन सी विधि होती है, तो याद रखेंगे जॉन रिफाइनिंग, जॉन परिशोधन।
तो पूछा गया अर्धचालक पदार्थ में उपयोग के लिए कौन सी विधि काम में लेंगे ताकि आप शुद्ध जर्मेनियम प्राप्त कर सकें, तो आंसर जॉन रिफाइनिंग। अब वही कुछ डायरेक्ट याद रखने हैं, जैसे आप ये चाहते हैं कि मुझे 100% सिल्वर प्राप्त हो जाए, शुद्धिकरण करना चाहते हैं 100% सिल्वर, तो जो प्रोसेस अपनाते हैं उसे बोलते हैं साइनाइड प्रक्रम। चांदी के निष्कर्षण के लिए प्रोसेस साइनाइड प्रक्रम। फैन होता है झाग, अभी अभी बताया था झाग प्लवन विधि सल्फाइड एस्को के साथ। अभी अभी बताया था जॉन परिष्करण का ही नाम मंडल परिष्करण है, ये सेमीकंडक्टर्स के लिए, इतने में ही काम हो जाता है। और जो निकेल का शोधन है, निकेल के शोधन की जो विधि अपनाई जाती है उसे कहते हैं मांड विधि। मांड विधि, पौनी मारे विधि, पौनी कोनी 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 मांड। निकेल के लिए जो निकेल के शुद्धिकरण की जो विधि है वो आपकी मांड विधि है। इसी बेसिस पे देखें साइनाइड प्रक्रम, ये फर्स्ट हो जाएगा इसका साइनाइड प्रक्रम एजी के लिए, झाग प्लवन विधि जिंक सल्फाइड और मंडल जर्मेनियम से अपने आप सेट हो जाता है। अब ऑक्सीडेशन रिडॉक्स के क्वेश्चन है। समूह 17 के तत्व हाईएस्ट कितनी ऑक्सीडेशन नंबर दिखाते हैं, आपसे आरपीएससी में पूछा। सबसे पहले तो आपके दिमाग में होना चाहिए समूह 17 कौन सा है। जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसमें 18 वर्ग है और 17 नंबर का वर्ग आपको पता है हेलोजन। पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनमें हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है एन के बराबर। एन का मतलब होता है जितने उनके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे बोरोन परिवार है तो उसके भाइतम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन, तो वो 3 तक ऑक्सीडेशन नंबर दिखाता है। कार्बन वालों में 4 तक, नाइट्रोजन परिवार में 5 तक, ऑक्सीजन में 6 तक, और हेलोजन के अंदर जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर मिलती है वो कौन सी मिलती है, +7। आप सबने देखा भी होगा IF7। IF7 में आयोडीन पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना मिलेगा, +7। तो यही पूछा गया जो समूह 17 है उसके अंदर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर कितनी मिलेगी। आप कहोगे कि समूह 17 का मतलब हेलोजन, पर हेलोजन के भाइतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए इसके अंदर +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगी। उम्मीद करता हूं खाने वाली क्लास आपको समझ में आ रही होगी। इसका नाम ही रख देते हैं खाने वाली क्लास। और जितना मेरा 2008 से मैं लगातार सेकंड ग्रेड पढ़ा रहा हूं, कुछ सर्कमस्टेंसेस थे वो बात अलग है, नहीं तो 2008 से सबसे ज्यादा उस समय मैंने ही स्टूडेंट्स, हमने जो हमारी टीम थी उसी ने ही उस समय सबसे ज्यादा सेलेक्ट किए थे। अब कुल मिलाकर वो चीजें ये है, अब मेरा इतना सा कहना है फिलहाल, अभी जो हमारे 25-30 दिन है उसमें 30-40 दिन में हमें हारना नहीं है। बार बार आपको कह रहा हूं जुटना है, पूरी तरीके से जुटना है, चुनौती देनी है एग्जाम को, अच्छे से एग्जाम को चुनौती देनी है। केमिस्ट्री की तरफ से मेरा प्रयास ये रहेगा जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं वो मैं आपको 30 तारीख तक या 4-5 तारीख तक कंप्लीट करा दूं, और फिर एक दिन लगातार 10-12 घंटे की ऐसी क्लास लूंगा कि जो कुछ भी पढ़ाया है वो सब आपको याद हो जाए। अब देखिए 2 टर्म आती है, एक टर्म तो होती है ऑक्सीकारक और एक टर्म होता है अपचायक। आपसे ऐसा क्वेश्चन आता है इनमें से ऑक्सीकारक कौन है, ऐसा क्वेश्चन आता है इनमें से अपचायक कौन है। तो अगर आपको कोई अणु दे रखा हो और अगर आपको लगे कि इसके केंद्रीय परमाणु पर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है, तब तो वो ऑक्सीकारक का काम करता है। और आपको लगे कि केंद्रीय परमाणु पर मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर है तो वो अपचायक का काम करता है। और आपको लगे ना तो हाईएस्ट है और ना मिनिमम है तो वो ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों का काम करता है। क्वेश्चन ये पूछा गया इनमें से कौन सा यौगिक ऐसा है जो ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों का काम करता है। तो जैसे पहला ऑप्शन है HNO3। अब देखिए आपको ऑक्सीडेशन नंबर तो आने चाहिए निकालने, जिनको नहीं आते निकालने वो ऐसे सोच सकते हैं, मुझे पता है हाइड्रोजन पर ऑक्सीकरण कितना होता है, +1, एक ऑक्सीजन पर -2, तो 3 ऑक्सीजन पर कितना, -6। अब ये मुझे उदासीन करना है HNO3, तो सीधी सी बात है इस समय नाइट्रोजन पर जो ऑक्सीकरण निकल के आएगा वो +5 निकल के आएगा। चाहो तो आप X से भी कर सकते हो। अब आप सबको पता है नाइट्रोजन, अभी मैंने कहा था कि जो नाइट्रोजन है खुद ही सोचेंगे ये P ब्लॉक का एलिमेंट है। अब नाइट्रोजन का विन्यास सबको पता है NH2NP3 है या नहीं, NH2NP3 सबको पता होता है। कार्बन के भाइतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के भाइतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के भाइतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर +5 है। तो HNO3 में नाइट्रोजन पर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, इसीलिए किसका काम करेगा, ऑक्सीकारक का काम करेगा। सबने पढ़ा होगा पोटेशियम परमैंगनेट, रट गया होगा सबको कि पोटेशियम परमैंगनेट में मैंगनीज पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +7, और सबको पता होगा मैंगनीज की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, +7। तो पोटेशियम परमैंगनेट में मैंगनीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, इसीलिए ये भी किसका काम करेगा, ऑक्सीकारक का।
खूब सुना भी होगा, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट प्रबलतम ऑक्सीकारक होते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट में मैंगनीज पर ऑक्सीडेशन नंबर +7। सर कैसे आया, देख लो कहां दिक्कत आ रही है। मुझे निकालना है मैंगनीज पर, पोटेशियम पर +1, मैंगनीज पर निकालना है तो x, 4 ऑक्सीजन पर -8, बीज गणितीय योग कितना 0, सॉल्व किया तो x बराबर कितना +7 आया समझ में। ये भी ऑक्सीकारक का काम करेगा, HNO3 भी ऑक्सीकारक का काम करेगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट में अगर क्रोमियम पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो +6 निकलेगा। कैसे निकला, 2 पोटेशियम पर 2 क्रोमियम है तो 2x, 7 ऑक्सीजन पर -14, बीज गणितीय योग 0, सॉल्व करोगे तो 2x बराबर पक्षांतरण करने पर 12, x बराबर +6। पता होगा क्रोमियम की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर +6 होता है, तो ये भी ऑक्सीकारक का काम, ये भी ऑक्सीकारक का काम, ये भी ऑक्सीकारक का काम। अब सोचना है SO2 पर। अभी अभी मैंने कहा अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर तो ऑक्सीकारक, मिनिमम ऑक्सीडेशन तो अपचायक, और ना हाईएस्ट ना मिनिमम तो वो ऑक्सीकारक अपचायक दोनों का काम करेगा। अब अगर आप सल्फर के बारे में सोचें तो सल्फर ऑक्सीजन परिवार में आता है, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ऑक्सीजन परिवार में सल्फर आता है। कार्बन के भाइतम कोश में 4, नाइट्रोजन के भाइतम कोश में 5 और ऑक्सीजन परिवार के भाइतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए सल्फर में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर 6 हो सकता है। मिनिमम की बात करें तो पी ब्लॉक के अंदर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर तो संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का फॉर्मूला होता है n-8। तो यहां 6 में से 8 गया, तो सल्फर पर मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तो -2 और मैक्सिमम +6 हो सकती है। और SO2 में अगर आप देखोगे तो 2 ऑक्सीजन पर हुआ -4, तो सल्फर पर हुआ +4, तो ना तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन ना मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, इसीलिए दोनों का काम करता है। ध्यान रखें सल्फर पर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर +6, मिनिमम -2, तो ना तो मैक्सिमम है ना मिनिमम है, बीच का है, तो ऐसी स्थिति में दोनों का क्या करेगा, काम करेगा। पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीकारक का काम करता है, पढ़ा होगा 2 चीजें होती हैं, एक तो होता है अपचायक, सारी धातुएं अपचायक है। अपचायक तो वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, और ऑक्सीकारक वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा ये इस बात पर डिपेंड करता है माध्यम कौन सा है। अपने दिमाग में रखें 2 चीजें हैं, ऑक्सीकारक और अपचायक। अपचायक धातु सारी अपचायक है, अपचायक का मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागे वो अपचायक, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे वो ऑक्सीकारक। पोटेशियम परमैंगनेट सर ऑक्सीकारक क्यों है, मैंगनीज पर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, इसीलिए ऑक्सीकारक का काम करेगा। ऑक्सीकारक सर कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। अपचायक कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट क्या है, ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। पोटेशियम परमैंगनेट कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ये डिपेंड करता है माध्यम पर। 3 चीजें हैं जिस पर आरपीएससी आपसे कई बार पूछती है। ये जो पोटेशियम परमैंगनेट MnO4- है, ये अम्लीय माध्यम में कन्वर्ट होता है Mn+2। MnO4- पोटेशियम परमैंगनेट का MnO4- अम्लीय माध्यम में Mn+2 में कन्वर्ट होता है, वैसे गलत होता है। जब आपका उदासीन माध्यम होता है, उदासीन माध्यम, तो पोटेशियम परमैंगनेट इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके इसका MnO4- कन्वर्ट हो जाता है MnO2। और जब प्रबल क्षारीय माध्यम होता है, प्रबल क्षारीय माध्यम, तो परमैंगनेट आयन कन्वर्ट हो जाता है मैग्नेट आयन में MnO4- अभी अभी कहा MnO4- में मैंगनीज पर ऑक्सीडेशन नंबर +7 कैसे है सर, मैंगनीज पर निकालना है। अब इतना तो आप सब जानते हैं ऑक्सीकरण निकालना, और नहीं निकालना आ रहा तो आना चाहिए। x 4 ऑक्सीजन पर -8, सबका बीज गणित योग -1, x बराबर +7, मैंगनीज पर आई है ऑक्सीडेशन नंबर +7। यहाँ +7 से अम्लीय माध्यम में तो +7 से क्या बनता है +2, उदासीन माध्यम में क्या बनता है +4। देख लो कैसे, x -4 बराबर 0 तो +4, और ये क्षारीय माध्यम में ये बनाता है +6, x -8 बराबर -2 तो +6। तो क्वेश्चन ये है कि अम्लीय माध्यम में तो ये बनाएगा +2, क्षारीय माध्यम में ये बनाएगा +6, और उदासीन माध्यम में बनाता है +4। बहुत अच्छा क्वेश्चन। CrO5 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर बताएं। देखो CrO5 में बच्चे जल्दीबाजी में क्या करते हैं, अपने दिमाग में एक बात तो ध्यान रख लें, सल्फर पर 6 से ज्यादा नहीं होता। याद कर ले क्रोमियम पर 6 से ज्यादा ऑक्सीकरण अंक नहीं निकलता, और याद कर ले मैंगनीज पर 7 से ज्यादा नहीं निकलता। अगर आप उस मेथड से करते हो CrO5 क्रोमियम पेंटाऑक्साइड, अच्छा क्वेश्चन है, क्रोमियम पर ऑक्सीकरण अंक
जल्दीबाजी में करेंगे, इंटेलिजेंट तो आप सब हुई। x -10 बराबर 0, क्योंकि एक ऑक्सीजन पर -2, तो 5 पर -10 बराबर 0, तो x बराबर क्या +10। कभी क्या क्रोमियम +10 दिखाता है क्या? क्रोमियम तो हाईएस्ट क्या दिखा सकता है? +6। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आपको लगे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर तो 6 से फुर्र हो रही है, 7, 8, 9, 10 हो रही है, उस समय 100% इसका आंसर +6 ही आएगा। सल्फर वाले क्वेश्चन में अगर लगे कि ये तो 6 से ऊपर जा रहा है, तो आंसर 6 ही आएगा। CrO5 जो है वो है बटरफ्लाई, वो सबने पढ़ी होगी, बस में बैठी सीट ना मिली, वो वाली कहानी, वही वाली चीज यहाँ है। ये स्ट्रक्चर है CrO5। तितली बना लो, तितली। ये ऐसी तो होती है तितली, देखो ऐसे यू बनी, यू बनी, यू। अब मेरे को इतनी आती है ड्राइंग, ये तितली है भाई, तितली तितली, ये तितली होगी नहीं होगी। अब आप देखो इस समय क्रोमियम पर ऑक्सीडेशन नंबर +6 कैसे निकल रहा है। सिंगल बॉन्ड के कारण 1 चार्ज आता है, डबल बॉन्ड के कारण 2 चार्ज आता है। क्रोमियम और ऑक्सीजन में क्रोमियम पर निकालना है, क्रोमियम से ज्यादा विद्युत ऋणता ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन खींचेगा तो -1, इस क्रोमियम पर +1। इस बॉन्ड के कारण भी क्रोमियम पर चार्ज आएगा, इस ऑक्सीजन पर -1, तो इस क्रोमियम पर +1। इस बॉन्ड के कारण भी क्रोमियम पर चार्ज आएगा, इस पर -1, तो इस पर +1। अरे इस बॉन्ड के कारण भी चार्ज आएगा तो +1, इस पर -1। सिंगल बॉन्ड के कारण एक चार्ज, एक चार्ज, एक चार्ज, एक चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड तो 2 चार्ज, इस पर +2, इस पर -2, गिन लो 2, 3, 4, 5, 6, इसीलिए क्रोमियम पर कितना है +6। याद करें CrO5 में क्रोमियम +6 आता है। अगला क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन पर कौन कौन से ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं? तो देखें ब्लीचिंग पाउडर की स्ट्रक्चर इस तरह से है, कैल्शियम, ये रहा Cl, ये OCl, ये स्ट्रक्चर है ब्लीचिंग पाउडर। क्लोरीन की विद्युत ऋणता 3, ऑक्सीजन की 3.5। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी तत्व फ्लोरीन, सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मानेगा नहीं, कहेगा इलेक्ट्रॉन दे, क्लोरीन कहेगा ले भाई ले। क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पर +1 चार्ज, इस पर -1, इस बॉन्ड के रेस्पेक्ट। कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम मेटल है, ये तो इलेक्ट्रॉन देगी, एक बॉन्ड के कारण एक चार्ज आएगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पर -1 चार्ज, इस पर प्लस, इस पर माइनस। तो ब्लीचिंग पाउडर में एक क्लोरीन पर चार्ज तो -1 होता है और एक क्लोरीन पर +1 होता है। जो डायरेक्ट कैल्शियम से जुड़ा होता है उस पर -1 होता है और जो ऑक्सीजन से जुड़ा होता है उस पर +1। बार बार एक ही बात, आप लोगों को अगर मेरी क्लासेस पसंद आती है तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स के अंदर शेयर करें। आपसे बार बार एक ही कहना है कि आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही साथ एक बात और कि अगर आपको कोई टॉपिक्स वगैरह देखने हैं तो आप एनएम क्लासेस के ऐप पर आ सकते हैं, वहां आपको काफी सारे टॉपिक्स अवेलेबल होंगे। क्वेश्चन आपसे आरपीएससी ने पूछा गया कि एक इक्वेशन दे दी और आपसे पूछा गया यहां किस स्पीसीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है। H2S + Cl2 से बना HCl + सल्फर। अब देखिए एक हाइड्रोजन पर चार्ज होता है +1, HCl H+, Cl-। एक हाइड्रोजन पर होता है +1, तो 2 हाइड्रोजन पर चार्ज कितना हुआ +2। इसको उदासीन करना है तो ऑटोमेटिक इस सल्फर पर कितना हुआ -2। Cl2 में प्रत्येक क्लोरीन पर ऑक्सीकरण कितना होगा 0, क्योंकि दोनों की विद्युत ऋणता बराबर है, ना मैं तुझे दूं ना तू मुझसे ले। HCl में आपको पता है हाइड्रोजन पर चार्ज +1 है, Cl पर चार्ज -1 है और ये सल्फर तो किसी के साथ जुड़ा ही नहीं, अकेला अकेला रहता है, तो इस पर तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। अब देखें हाइड्रोजन पर तो पहले भी +1 है, बाद में भी +1 है। हाँ, सल्फर -2 से 0 हुआ, -2 से 0 जिसके ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हो उसका ऑक्सीडेशन होता है। इसीलिए हम कहेंगे कि यहाँ H2S के अंदर सल्फर का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर -2 से क्या हो रहा है 0। तो जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि हो वो उसका ऑक्सीडेशन होता है और जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में कमी होती है उसका क्या होता है अपक्षय होता है। अगला क्वेश्चन, ये तो वापस आ गया O2F2 में ऑक्सीजन पर अभी अपन ने निकाला ही था -1। ये क्वेश्चन ऐसे है, क्यूप्रस ऑक्साइड, अधूरा क्वेश्चन है, क्यूप्रस ऑक्साइड की रिएक्शन क्यूप्रस सल्फाइड से कराते तो बनता है कॉपर और साथ में SO। वही पूछ रहा है किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन।
अब वैसे ही पता है आपको ये क्यूप्रस ऑक्साइड है, एक ऑक्सीजन पर -2, ऑक्सीजन पर -2, तो 2 कॉपर पर भी कितना होगा +2, 2 पर थोड़ी निकालना है, 1 पर निकालना है, तो 1 कॉपर पर +1। सल्फर सल्फाइड बनाता है -2, 2 कॉपर पर कितना +2, 2 थोड़ी चाहिए, 1 पे देखना होता है +1, +1 से 0। ये 2 ऑक्सीजन पर -4, 1 सल्फर पर ऑटोमेटिक +4। अब पूछ रहा है किसका अपचन हो रहा है, तो देखो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +1 से 0 हो रहा है, जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आती है उसका तो क्या होता है अपचन, और जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि होती है उसका क्या होता है ऑक्सीडेशन, तो इसीलिए आंसर कॉपर क्या, ये रहने दे। अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन पूछा था आरपीएससी संस्कृत डिपार्टमेंट में, और ज्यादातर बच्चों ने जल्दीबाजी में गलती की, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। HClO4 में और BrCl में क्लोरीन के ऑक्सीडेशन नंबर में अंतर बताना है कि HClO4 में जो क्लोरीन पर ऑक्सीडेशन नंबर है और BrCl में जो क्लोरीन पर ऑक्सीडेशन नंबर है उनमें क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन था, ज्यादातर सबसे गलत हो गया था। HClO4 कैसे भी कर सकते हैं, क्लोरीन पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, हाइड्रोजन पर पता है +1, क्लोरीन पर निकालना है तो +x, 4 ऑक्सीजन पर -8, कुछ नहीं दे रखा तो बीज गणित योग 0, x बराबर +7, कहने का मतलब क्लोरीन पर ऑक्सीडेशन नंबर +7। हेलोजन पर तो 7 तक होता है क्योंकि हेलोजन की बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। BrCl फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व, विद्युत ऋणता रखता है 4, क्लोरीन कितनी रखता है 3, ब्रोमीन कितनी रखता है 2.8। तो क्लोरीन और ब्रोमीन में क्लोरीन ज्यादा विद्युत ऋणी अपनी ओर खींचेगा, दे भाई ब्रोमीन पर +1 और क्लोरीन पर -1, एक पर ऑक्सीडेशन नंबर तो +7, दूसरे पर -1, तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा 8। अरे 7 और एक -1, डिफरेंस जानते हो ना कैसे निकालोगे, +7 -1, ये तो होता है डिफरेंस निकाल। अगला क्वेश्चन, ये इक्वेशन आपको दे रखी है, सेकंड ग्रेड आरपीएससी में पूछा गया, आपको ये बताना है कि कौन ऐसा है जिसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, इलेक्ट्रॉन त्याग भी रहा है और ग्रहण भी कर रहा है। इस इक्वेशन में अगर आप देखें तो क्लोरीन की रिएक्शन हम NaOH से करा, बन रहा है NaCl और साथ में बन रहा है NaClO3। Cl2 में क्लोरीन पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहां Cl पर चार्ज -1 है, और यहां क्लोरीन पर अगर आप निकालेंगे तो सोडियम पर +1, क्लोरीन पर निकालना है x, -6 बराबर 0, तो x बराबर +5, 0 से +5 ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि, ऑक्सीकरण, अपचन, ऑक्सीकरण का मतलब इलेक्ट्रॉन का त्यागना, अपचन का मतलब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, तो इसमें क्लोरीन जो है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों का काम कर रहा है। इनमें से किसके अंदर मैंगनीज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर दिखाएगा, ये थोड़ा सा MnO4 नहीं है, MnO4- है, मैंगनीज पर निकालना है x, 4 ऑक्सीजन पर -8, बीज गणित योग -1, x बराबर +7, वैसे ही पता है मैंगनीज पर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर +7। ये तो Mn2O3 है, ये इसका होता है, ये इसकी होती है, यानी इस समय मैंगनीज पर ऑक्सीडेशन नंबर +3। MnO2 दिख रहा होगा, 2 ऑक्सीजन पर -4 तो ऑटोमेटिक मैंगनीज पर +4, SO4 पर आपको पता है -2 तो मैंगनीज पर ऑटोमेटिक +2, इसीलिए आंसर फर्स्ट। Na2O2 में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, ये उसी तरीके का पेरोक्साइड वाला क्वेश्चन है, OONA, ये है Na2, वैसे दिख रहा है, सोडियम धातु इलेक्ट्रॉन त्यागेगी +1, इस ऑक्सीजन पर -1, सोडियम त्यागेगा +1 -1, तो प्रत्येक ऑक्सीजन पर जो ऑक्सीकरण अंक है वो कितना आएगा -1, सोडियम Na2O2 में कहीं रह गया होगा टाइप में -1। Na2H2O3, क्वेश्चन ये था Na2H2O3 में सोडियम थायोसल्फेट में केंद्रीय सल्फर पर, ध्यान रखें औसत नहीं पूछा, सबने गलत किया था, ये केंद्रीय सल्फर पूछा था, सेंटर
सोडियम थायोसल्फेट में केंद्रीय सल्फर, अब सबने जल्दीबाजी में क्या किया, सब वीरो सोडियम थायोसल्फेट सल्फर पर निकालना है, लगा दिया स्टार। सोचा 2 सोडियम पर कितना करूं, +2, 1 सोडियम पर +1 तो 2 पर +2, x थोड़ी 2x होगा क्योंकि 2 सल्फर है, 3 ऑक्सीजन पर -6 बराबर 0, 2x बराबर कितना 4, x बराबर कितना +2। घर पे आके सब राजी, क्यों राजी, क्योंकि उसने किस सबने एवरेज निकाल, आंसर क्या गया होगा +6। क्यों गया, अरे एवरेज नहीं पूछा, केंद्रीय सल्फर पर पूछा, स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। स्ट्रक्चर ये है, राजस्थान बोर्ड की पुरानी बुक का क्वेश्चन है ये है स्ट्रक्चर। ये पुरानी बुक का क्वेश्चन है महाराज। जब उपसंयोजक बंध समान परमाणुओं के बीच में बनता है तो दाता पर +2 चार्ज, ग्राही पर -2। इस सल्फर पर इसके कारण चार्ज आया +2, ऑक्सीजन तो खींचता है सर्व फ्लोरीन के बाद, यही तो विद्युत ऋणी है, देगा तो +1, इसको देगा तो +1, यहां तो 2 देगा, डबल बॉन्ड है, इसीलिए कितना आया +6। हाल में ही फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था लेकिन कुछ भी नहीं था। शॉर्ट में लिखूं तो इस कोबाल्ट के साथ CS2NH2 CS2NH2, इसका मतलब इसके साथ एथलीन डाइएमीन जुड़े हुए थे इस तरह से, और SO4, ये क्वेश्चन था। और पूछा था आपको कोबाल्ट पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। पहले ही मैं बता चुका, ये रहती इसके साथ है लेकिन यह है इसकी, ये रहता इसके साथ है लेकिन दिल इससे मिला हुआ है, ये चार्ज पूरा की पूरा इस पे आए। कोबाल्ट, एथलीन डाइएमीन, अब निकाल लो X, एथलीन डाइएमीन उदासीन लिगैंड 0, बीजगणित योग +3, यहां कोबाल्ट पर ऑक्सीडेशन नंबर +3। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में इस साल हाल में पूछा। फ्लोरीन में एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट मिलता है -1, बिल्कुल सही है, जबकि अन्य हेलोजन माइनस और प्लस दोनों में दिखाते हैं। और उसका रीजन कहा कि साहब फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व है, इसीलिए ऐसा होता है। इसीलिए इसका आंसर क्या गया कि दोनों A और R सत्य हैं और R एक ही क्या करता है, सही व्याख्या करता है। फर्स्ट ग्रेड में हाल में ही पूछा गया, किसमें नाइट्रोजन पर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है, देख लेते हैं। NH3, 3 हाइड्रोजन पर +3 तो ऑटोमेटिक नाइट्रोजन पर -3। हाइड्रोजीन NH2 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 NH2, इसको और ऐसे भी लिख सकता हूं मैं N2H4, आसानी रहेगी। 2x + 4 बराबर 0, 2x बराबर -4, x बराबर -, यहां नाइट्रोजन पर -, NH2OH, नाइट्रोजन निकालना है, 3 हाइड्रोजन +3, ऑक्सीजन -2 बराबर 0, x बराबर -, N3H हाइड्रोजोइक एसिड कहते हैं, 3x +1 बराबर 0, x बराबर -1/3, तो सबसे ज्यादा आपको दिख रहा है इसमें -1/3 है, इसीलिए इसका आंसर है। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और जो हमारी नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर फिर हम आगे करें। थैंक यू।